हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ, फाइन, सिक्योर एट योर होम। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके सामने नेक्स्ट क्लास टैक्स की, और हाजिर है आपकी खिदमत में। नेक्स्ट क्लास टैक्स की सैलरी की क्लास चल रही थी, उसमें हमने परक्विजिट्स की कैलकुलेशंस देख रहे थे। और एक बार के लिए आप सभी को बधाई हो, आपने परक्विजिट्स के 3 कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया। कौन सी 3 कैटेगरी थी वो मेरे दोस्त? कौन सी 3 कैटेगरी थी? पहली कैटेगरी फुल्ली, बोलो 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 बोलो, फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्विजिट्स। हमने एक सीरीज में उसको याद किया था, राम बड़ा काम का था लेकिन वो ऑफिस से चला गया, उसको बुलाने के लिए हमने सारी बातें की। फिर था टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की बातें हमने की। उसके बाद में हमने पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल परक्विजिट्स की बात की। और अब हम बात कर रहे हैं फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स की, फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स की। यस, बी अटेंटिव, पूरा फोकस के साथ में काम करेंगे, पूरे फोकस के साथ में इस क्लास को देखेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। दोस्त, सैलरी का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आ गया है। सैलरी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ चुका है। हाँ जी, दिस इज नन अदर देन रेंट फ्री एकोमोडेशन। दिस इज नन अदर देन रेंट फ्री एकोमोडेशन। कौन सा है साहब? ये है रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करें तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है बेटा, इसका मीनिंग ये होता है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया। मान लेते हैं ये एक एम्प्लॉय है। ये क्या है? एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये घर दे दिया रहने के लिए। ये देखो, ये एम्प्लॉय इसमें रह रहा है, ये एम्प्लॉय अब इसमें रह रहा है। छोटा घर है पर इट्स ओके, एम्प्लॉय इसके अंदर रह रहा है, दरवाजा भी है, सब कुछ है, और ये एम्प्लॉय इसके अंदर रह रहा है। तो ये जो फैसिलिटी है, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देने की जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी क्या होती है? इस फैसिलिटी को बोलते हैं एकोमोडेशन फैसिलिटी। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कौन सी? कि रेंट फ्री एकोमोडेशन। पहली कंडीशन कौन सी? रेंट फ्री एकोमोडेशन। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये घर रहने के लिए दिया, तू रह इसमें आराम से। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये घर रहने के लिए दिया, तू रह इसमें आराम से, इसका कोई भी किराया भाड़ा तुझे नहीं देना है। दैट इज कॉल्ड द रेंट फ्री एकोमोडेशन। दूसरी कंडीशन क्या है? एकोमोडेशन प्रोवाइडेड। देखिए, और करके लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड, और एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। कैसी रेट से? कंसेशनल रेट से। यानी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को घर दिया रहने के लिए, और इसके बदले में एम्प्लॉय से थोड़ा बहुत किराया ले लिया। मान लेते हैं कि इसका अभी मार्केट में रेट है 20,000 रुपया, लेकिन 20,000 की जगह एम्प्लॉयर ने क्या किया? 2,000 ले लिया, 5,000 किराया ले लिया, और कहा कि तू इस 20,000 के घर का मजे से उपयोग कर, यूज कर, और इसके बदले में सिर्फ कितना दे दे चुन्नू? 5,000 दे दे। तो एक अच्छा बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, और उसके बदले में चुन्नू मुन्नू सी रकम ली। कौन सी रकम ली बेटा? चुन्नू मुन्नू सी रकम ली, जो उस फैसिलिटी के आगे कुछ भी नहीं है। जनरली ऐसा ही होता है। अच्छा, एक और चीज बात कहें, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये घर दिया। इस घर का मार्केट रेट जो है वो है 20,000 पर मंथ। इस घर का क्या है? मार्केट रेट है, रेंट है। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय 20,000 ही रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर को, तो क्या ये परक्विजिट्स हुआ क्या? नो, दिस इज नॉट ए परक्विजिट्स एट ऑल। तो परक्विजिट्स कब होगा? 2 ही कंडीशन में परक्विजिट्स हो सकता है। पहली कंडीशन, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे रहा है और उसके बदले में कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा। अगर दूसरी कंडीशन, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर दे रहा है और उसके बदले में चुन्नू मुन्नू सी रकम चार्ज कर रहा है। समझ में आ गई बात? इन दोनों कंडीशंस को हम अलग अलग पढ़ेंगे, 2 सिचुएशंस में लेते हुए पढ़ेंगे। आराम से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिएगा और देखिए ध्यान से सिचुएशन नंबर 1।
नाउ सिचुएशन नंबर 1 इज रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा साहब, रेंट फ्री एकोमोडेशन में देखिए, अब हम इसे बात करें कि कौन हमारा एम्प्लॉय होगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। ये एक चार्ट के थ्रू, ये एक टेबल के थ्रू आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ध्यान दें। हाँ जी, सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, किसकी बात करता हूं मैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेटा जी समझ में आ रहा है ना? अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? यानी एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट? सीजी एसजी। सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट। अगर सीजी एसजी है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये सब लिखना है साहब आपको, इसलिए मैंने इसको पूरा ओपन करके दिखा दिया आपको। अच्छा साहब, तो इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इनका टैक्सेबल वैल्यू कैसे आएगा? तो इनका टैक्सेबल वैल्यू बेटा अपने को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और आप और हम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई है, उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मिली हुई है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उस वैल्यू को कहते हैं लाइसेंस फी। उस वैल्यू को क्या कहते हैं? लाइसेंस फी। और लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका वैल्यूएशन इस तरीके से हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आई साहब? बहुत सिंपल है, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अब हम मुद्दे की बात करें बेटा, तो मेन मुद्दे की बात क्या आती है? अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट सेक्टर। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट सेक्टर। आप रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप टाटा में काम कर रहे हैं, रतन टाटा के जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, आप टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, और टाटा कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सपोज करो घर दे दिया रहने के लिए, घर दे दिया, ये घर दे दिया, ये घर दे दिया रहने के लिए। अब मुझे एक चीज बताइए, किसने घर दिया? एम्प्लॉयर ने घर दिया। किसने घर दिया? एम्प्लॉयर ने घर दिया। किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया। घर की व्यवस्था कौन कर रहा है? हु इज अरेंजिंग द फैसिलिटी ऑफ एकोमोडेशन? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कर रहा है। अब एम्प्लॉयर के पास में देखिए, सब समझिएगा, एम्प्लॉयर के पास में दो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो उसके पास में घर उसका खुद का होगा, उसकी खुद की बिल्डिंग होगी, और वह उस बिल्डिंग को किसको दे देगा? अपने एम्प्लॉयज को दे देगा रहने के लिए। या दूसरा और क्या हो सकता है? अगर सपोज कीजिएगा एम्प्लॉयर के पास में खुद का घर नहीं है, एम्प्लॉयर किसी बिल्डिंग का मालिक नहीं है, एम्प्लॉयर के पास में खुद का घर नहीं है, फिर भी वह एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, फिर भी वह एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है अपने एम्प्लॉय को। तो फिर क्या करे? तो फिर बेटा क्या करेगा? एम्प्लॉयर खुद क्या करेगा? किराए पे मकान लेगा। एम्प्लॉयर खुद किराए पे मकान लेगा और किसको दे देगा? और वह एम्प्लॉय को दे देगा। यानी एम्प्लॉय ने इस घर को क्या लिया? पहले इस घर को एम्प्लॉय ने क्या लिया? किराए पे लिया। पहले इस घर को एम्प्लॉय ने क्या लिया? किराए पे लिया, और किराए पे लेने के बाद में इसको किसको दे दिया? एम्प्लॉय को दे दिया कि रह बेटा, इसमें आराम से रह, तू भी क्या याद रखेगा किस दिलदार से तेरा पाला पड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में अब इस घर में रह कौन रहा है? एसएससी। ये रहा एसएससी। रह कौन रहा है? एसएससी रह रहा है। ये देखिए एसएससी रह रहा है, ये बालकनी में बैठा अखबार पढ़ रहा है। और इस घर का किराया कौन दे रहा है? ये बेचारा किराया दे रहा है। कौन? एम्प्लॉयर किराया दे रहा है। तो क्या एसएससी को कोई फैसिलिटी मिली है क्या? ऑफ कोर्स मिली है मेरे दोस्त, ऑफ कोर्स मिली है, बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली है, पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। तो आइए जाने इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इस फैसिलिटी का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो पहला सिचुएशन यानी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय यानी प्राइवेट सेक्टर, यानी अगर मैं यहां पे बात कहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? प्राइवेट सेक्टर। यस, मैंने लिख दिया प्राइवेट सेक्टर। अरे हाँ, स्पेलिंग देख लेना भाई, क्या कर रहा है यार। हाँ जी, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम बात करें तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज ऑब्लिक रेंट बाय एम्प्लॉयर। यानी यह एकोमोडेशन बेचारे के पास, एम्प्लॉयर के पास में रेंट एकोमोडेशन, एम्प्लॉयर के पास में एकोमोडेशन नहीं था,
लेकिन उसका दिल बड़ा था, उसने कहा कि नहीं, मैं अपने एम्प्लॉय को रहने की सुविधा दूंगा। उसने खुद ने मकान किराए पे लिया और अपने एम्प्लॉय को दिया और एम्प्लॉय को बोला कि तू इसमें रह। तो ऐसी कंडीशन में वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? देखिए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल। बिकॉज हम यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं? हम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। हम यहाँ क्या डिसाइड कर रहे हैं? टैक्सेबल वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेबल वैल्यू होगा कौन सा? पहले देखिएगा 15% ऑफ सैलरी। कितना साहब? 15% ऑफ सैलरी। और किससे कंपेयर करेंगे? दैट इज एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी आपको सैलरी मिल रहा है, अब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा अभी हम देखेंगे, लेकिन जो भी आपको सैलरी मिल रहा है उसका कितना परसेंट? 15%। 1515। समझ में आ रही बात? मैं आपको बता दूं उसका किराया कितना था। मैं बताऊं, उसका किराया था 15,000। उसका किराया कितना था बेटा? 15,000। याद करने के लिए रे, 15% याद हो जाए। हाँ जी। तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जो भी दोनों में से कम होगा, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। नो, विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। आया समझ में? आया आपको? हाँ जी। आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में बेटा जी? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। वेरी गुड। तो accommodation is taken on lease oblique rent by employer, then the lower of the following will be taxable: 15% of salary और actual lease rent paid by the employer। इन दोनों में कंपेयर करो, जो सबसे कम हो उसको टैक्सेबल करो। ओके, अब सेकंड सिचुएशन। ये जो एकोमोडेशन है बेटा, ये एकोमोडेशन अब अरे ऐसे से गिर गया, नीचे गिर गया। सॉरी, ऐसे से गिर गया है, वो उसको भी हॉस्पिटल ले गए हैं। चलिए, हम अभी रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब ये जो एकोमोडेशन है, ये एकोमोडेशन अब कंपनी का खुद का है। खुद का मतलब कंपनी यानी जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर खुद इसका मालिक है। इसका मालिक है, उसने कहीं से किराए पे लेके नहीं आया है, उस बिल्डिंग का वो खुद मालिक है। अब वह अपना ये जो मालिकाना हक तो एम्प्लॉयर का है, लेकिन यह बिल्डिंग, यह मकान रहने के लिए किसको दिया जाता है? एसएससी को दे दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? तो इन सच सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है बेटा जी? इसका वैल्यूएशन ऐसे किया जाता है, हमें यह देखना पड़ता है कि यह जो घर दिया गया है बेटा, यह घर किस जगह पे दिया गया है? यह घर किस जगह पे दिया गया है और उस जगह का पॉपुलेशन क्या है? यानी जिस जगह पे घर दिया गया, उस घर का पॉपुलेशन, घर का नहीं, उस जगह का पॉपुलेशन क्या है? मान लेते हैं कि यह घर आपको जोधपुर में मिला, तो जोधपुर का पॉपुलेशन क्या है? जोधपुर म्युनिसिपल अथॉरिटी का पॉपुलेशन, जोधपुर म्युनिसिपल एरिया जो भी है उसका पॉपुलेशन क्या है? मान लो ये अगर बॉम्बे में मिला तो बॉम्बे का पॉपुलेशन क्या है? मान लो ये अगर इंदौर में मिला या पाली में मिला, राहुल, हाँ पाली में मिला बेटा। कहां मिला? पाली में मिला। तो मान लो पाली का पॉपुलेशन क्या है? तो जहां पे प्लेस ऑफ एकोमोडेशन जहां पे है, वहां का पॉपुलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन होगा। यस, वैल्यूएशन अकॉर्डिंग पॉपुलेशन। समझ में आ गया? पॉपुलेशन मदद करेगा किसमें? वैल्यूएशन में। होप यू अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो एकोमोडेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वह किसके द्वारा ओन्ड है? कौन मालिकाना हक रखता है? एम्प्लॉयर खुद मालिकाना हक रखता है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। पॉपुलेशन ऑफ प्लेस ऑफ एकोमोडेशन, तो कितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अगर पॉपुलेशन हमारा, सपोज कीजिएगा पॉपुलेशन है हमारा अप टू 10 लाख। कितना है? अप टू 10 लाख। अच्छा, 10 में से 2.5 को लेस करें, आउट ऑफ 10 इफ आई सब्सट्रैक्ट 2.5 तो कितना आता है? बताओ ना कितना आता है? 10 में से 2.5 को सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आता है? इट इज 7.5। 7.5। तो यहां पे क्या आएगा? 7.5% ऑफ सैलरी। समझ में आ गया चीज?
ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आता है चीज। हाँ जी, 10 में से कितना लेस कर दिया था आपने? 7.5 लेस कर दिया था, तो 7, नहीं 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 सर, गलत बोले सर, गलत बोले। 10 में से 2.5 लेस कर दिया था। बड़ा मजा आता है ना तुमको जब गलती पकड़ने में। 10 में से 2.5 को लेस किया तो कितना आया? 7.5% ऑफ सैलरी। जहां की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, अगर किसी शहर की, किसी कस्बे की, अगर किसी शहर की, किसी कस्बे की या किसी प्लेस की पॉपुलेशन 10 लाख है और 10 लाख तक है, 10 लाख तक है, तो वहां पे अगर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया मेरे दोस्त, तो 7.5% ऑफ सैलरी आपका टैक्सेबल वैल्यू, आपका टैक्सेबल वैल्यू। कहीं किसी से कंपेयर नहीं करना। अरे भले आदमी, अगर एक्चुअल रेंट, अगर कोई एम्प्लॉयर का खुद का है, ये एम्प्लॉयर का खुद का है बेटा, तो एम्प्लॉयर अब किसको रेंट पे करेगा? किसी को रेंट थोड़ी ना पे करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट की बात ही नहीं आती है। सीधा सीधा आपको क्या टैक्सेबल करना है? 7.5% ऑफ सैलरी को टैक्सेबल करना है। अब सर, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो तो क्या करेंगे सर? पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख तक, पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख तक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे देखिए साहब, अगर पॉपुलेशन आपकी क्या है? 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख तक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने किस में से कितना लेस किया था? 10 में से 2.5 लेस किया था। अब ये लेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। अच्छा साहब, सर अगर पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा हो तो? अरे भाई है, सबर कर, सब कुछ है। पॉपुलेशन 25 लाख से भी क्या है? ज्यादा है। तो मेरी जान, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 10% नहीं, 7.5% नहीं, यहां पे आएगा 15% ऑफ सैलरी। देखो 15% ऑफ सैलरी ऊपर भी आया था, लेकिन इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। उसमें क्या था? 15% सैलरी को हम किससे कंपेयर करते थे? एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते थे। लेकिन यहां पे ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधा सीधा ठोक दो टैक्सेबल अमाउंट। कितना? 15% ऑफ सैलरी। इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच ए प्लेस वेयर योर पॉपुलेशन इज एक्सीडिंग 10 lakh, exceeding 10 lakh, नहीं सर गलत, exceeding 25 lakh, exceeding 25 lakh, then your purchases taxable value will be 15% of the salary. Hope you understood. तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, और अगर एकोमोडेशन अगर आपका किसका है, एम्प्लॉयर ने खुद ने बेचारे ने रेंट पे लिया है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, ऊपर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बैठा है साहब, कुछ नहीं करना, उसको कह तू आराम से बैठ, तेरे लिए हम ज्यादा लोड लेने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे लिए वैल्यूएशन जो होगी वो क्वेश्चन में दी हुई होगी। होप यू अंडरस्टूड, आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू। अच्छा साहब, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप समझिएगा, मैं नेक्स्ट जो सिचुएशन बात कर रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ, एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर हुआ। मान लेते हैं कि ये अपना सपोज कीजिएगा अरिहंत बाबू, ये किसी और को जॉब पे रखते हैं, अभिमन्यु मान लेते हैं, देख रहा है ना अभिमन्यु तो क्लास, मान लेते हैं कि अभिमन्यु जॉब करता था, और ये अभी जो जॉब करता था, अभिमन्यु का शॉर्ट नाम अभी, ये जो अभी जॉब करता था, ये करता था बॉम्बे में। कहां जॉब करता था? बॉम्बे में वेल सेटल था, जॉब कर रहा था। अब इसकी शिफ्टिंग हो गई, इसको ट्रांसफर करवा दिया, इसका ट्रांसफर हो गया दिल्ली में इसका ट्रांसफर हो गया। तो अब कंपनी ने क्या किया, जैसे ही वो दिल्ली में शिफ्ट हुआ, अब दिल्ली में शिफ्ट होते ही तो वहां पे क्या होता है कि फ्लैट वगैरह की फैसिलिटी होती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, तो कंपनी क्या करती है, दिल्ली में उसको कुछ टाइम के लिए क्या करती है, होटल फैसिलिटी दे देती है। क्या फैसिलिटी दे देती है? होटल फैसिलिटी दे देती है, यस। और उसको ताज हरी में रुका देती है। तो अभिमन्यु अब दिल्ली के ताज हरी में रुक रहा है, वहां पे रह रहा है, वहीं से ऑफिस आता है, वहीं पे वापस, ऑफिस से वापस वहीं आ जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर ट्रांसफर, यानी सिचुएशन क्या है, एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया एक सिटी से दूसरी सिटी में, और ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर ने क्या किया, इनिशियल पीरियड के लिए एम्प्लॉई को होटल एकोमोडेशन दे दिया, होटल प्रोवाइड कर दी, और उस होटल का सारा खर्चा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। हाँ जी, देखिए इससे ऊपर वाला क्या एकोमोडेशन था, इससे ऊपर वाला एकोमोडेशन था घर, क्या था, पूरा पूरा घर था। अब सपोज करो होटल में रहने को दे दिया, मान लो ये ट्री हाउस का होटल है, ये होटल में ये घर दे दिया, और यहाँ पे देखिए घर का दरवाजा भी खुलता है, ये घर का दरवाजा भी खुल गया, ये देखिए, ओहो हो इसमें कपड़े भी हैं, तो ये दरवाजा खुल रहा है, ये होटल का घर है यार, आलीशान रूम है साहब, आलीशान रूम है, ये आपको दे दिया गया। अब ये आपको दे दिया गया तो इसका किराया कौन दे रहा है, इसका किराया एम्प्लॉयर दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, क्या इसका वैल्यूएशन होगा क्या, अरे बिल्कुल होगा भाई। तो कैसे सर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी अलग अलग वैल्यूएशन होगा क्या, नहीं बेटा, ये दोनों के लिए समान है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इसमें भी हम करेंगे लोअर ऑफ। चलो पहले लोअर ऑफ किस में आया था, ये लोअर ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये भी लोअर ऑफ है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल, क्या होगा, टैक्सेबल। अच्छा बताओ यहाँ 15% आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, होटल है, होटल में बताओ, होटल में ज़्यादा रेंट होता है या घर का ज़्यादा रेंट होता है, होटल का ज़्यादा रेंट होता है भैया, पर डे के हिसाब से रेंट लगता है। तो 15 नहीं होगा, 15 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 24% ऑफ सैलरी, कितना, 24% ऑफ सैलरी, और इसको कंपेयर किया जाएगा किससे, एक्चुअल लीज रेंट, यानी एक्चुअल होटल रेंट पेड बाय, एक्चुअल होटल रेंट, एक्चुअल रूम रेंट कह देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअल रूम रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। इन दोनों में आपस में कंपेयर होगा, और इन दोनों में आपस में कंपेयर होगा, इन दोनों में आपस में कंपेयर होगा। सपोज कीजिएगा ये 2 महीने के लिए होटल दिया गया, 2 महीने के लिए वो होटल में ठहरा, तो 2 महीने की सैलरी का 24%, 2 महीने की, पूरे साल की नहीं बेटा, 2 महीने, जितने टाइम पीरियड तक आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया गया है, जितने टाइम पीरियड तक आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया गया है, उतने टाइम पीरियड की ही सैलरी लेनी है। सो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रूम रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, इनमें आप कंपेयर कीजिएगा, इनमें आप एक्चुअल रूम रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर या लीज रेंट, आपके एक्ट में लीज रेंट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक्ट नहीं बोले तो रूल्स बुक में paid by the employer, whichever is less is taxable, whichever is less is taxable। समझ में आता। अब इसमें एक जेन्युइन बात भी आती है कि अगर एकोमोडेशन क्या होता है बेटा, सपोज करो इनिशियली होता क्या है कि जनरली क्या होता है, जब एक से दूसरे शहर में जाते हैं तो इनिशियली 2, 4, 5, 10 दिन के लिए क्या होता है, होटल में ठहरते हैं, जब तक कि घर का बंदोबस्त ना हो जाए, जब तक कि घर का बंदोबस्त ना हो जाए। जेन्युइन बात भी है। तो जेन्युइन केस है, फिर भी क्या हुआ, फिर भी तो गवर्नमेंट को भी लगा कि हाँ जेन्युइन केस है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, एसएससी ने कहा सर मैं जेन्युइन है ये बात, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो मुझे आपको छूट देनी ही चाहिए, क्योंकि घर ढूंढने में भी टाइम लगता है, उसको फाइनलाइज करने में टाइम लगता है, उसमें शिफ्ट होने में टाइम लगता है। तो आप घर की फैसिलिटी तो टैक्सेबल कर रहे हो, अब इस होटल को तो जाने दो, थोड़ा तो मुझ पर रहम करो सर। कौन बोल रहा है, एसएससी बोल रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा तथास्तु का मतलब क्या, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो रहा है अगर तुम्हारा ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में हो रहा है, और जिस शहर में तुम्हारा ट्रांसफर हुआ उस शहर में तुम रुक रहे हो होटल में, और वह जितने दिन तुम होटल में रुक रहे हो वह टोटल मिला के 15 दिन या उससे क्या है, कम है, यानी स्टेइंग इन होटल इज अप टू 15 days। If you are staying in hotel is up to 15 days, then there is no perquisite valuation will be taxable, then there is no value taxable in your perquisite valuation, किसी भी तरह का कोई भी taxable value नहीं होगा। लेकिन कब की बात कर रहा है ये, अगर आपका ट्रांसफर हुआ और 15 दिन तक आप होटल में रहे, अगर 15 दिन से ज्यादा रहेगा ना तो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया बात, होप यू अंडरस्टूड। अगर 15 दिन तक आप हैं, अच्छा अब देखिए साहब 15 दिन से ज्यादा रहे आप, सपोज कीजिएगा आप 17 दिन रहे, तो 17 दिन का पूरा टैक्सेबल होगा या सिर्फ 2 दिन का टैक्सेबल होगा, ये बताऊंगा मैं जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ जी ध्यान रहे, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन कि सर
15 दिन तक का एग्जम्प्ट है। अगर कोई एसएससी 18 दिन होटल में रह जाता है, अगर कोई एसएससी 18 दिन होटल में रह जाता है तो 18 दिन में से 15 दिन का एग्जम्प्ट है और 3 दिन का टैक्सेबल है, ये ऑप्शन है, या पूरा का पूरा 18 दिन का क्या है, टैक्सेबल है। थोड़ा सा सब्र करें, जवाब मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? चलिएगा, अभी आप ये समझिए 15 दिन तक का क्या है, अभी 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 तक के लिए आपको क्या समझना है, 15 दिन तक का क्या है, एग्जम्प्ट है। 15 दिन तक का क्या है, एग्जम्प्ट है, बाकी का क्या है, टैक्सेबल है। मेरी बात समझ में आ रही ना? हाँ जी, ओके साहब। चलिए, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये मैंने एक तरह से आपको सिचुएशन बता दी है। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात की है जिसमें कि एम्प्लॉय की पॉकेट से कुछ भी नहीं लग रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो जाने, उनका वैल्यूएशन अपने को दिया हुआ होगा। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो इनके लिए क्या होगा, एकोमोडेशन यदि अगर उन्होंने किसने, एम्प्लॉय ने खुद ने किराए पे लिया तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। अगर एकोमोडेशन कंपनी का खुद का है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो यह देखा जाता है कि जिस प्लेस पे एकोमोडेशन दिया वहां की पॉपुलेशन क्या है, 10 लाख तक है तो 60.5%, 10 से 25 है तो यानी 10 से ज़्यादा लेकिन 25 तक है तो 10% और 25 से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। उसके बाद में अगर होटल में एकोमोडेशन दिया तो क्या हो जाएगा आपका 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रूम और लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, 15 दिन तक का स्टे क्या है, 15 दिन तक का स्टे क्या है, 15 दिन तक का स्टे क्या है, एग्जेम्प्ट है, यानी उस पर कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं आती है, परक्विजिट वैल्यू उसकी निल होती है, इसलिए नो टैक्स अप टू 15 डेज स्टे इन द होटल। होप यू अंडरस्टूड। यहां तक बात समझ में आ गई? यस। आइए सिचुएशन 2, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट क्या मतलब है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे रहा है, इसके बदले में चुन्नू मुन्नू सा रेंट ले रहा है, उसके बदले में चुन्नू मुन्नू सा रेंट ले रहा है। तो क्या यार, सिंपल कैलकुलेशन है। पहले आप ये सोचो, एक तरह से पहले आप ये सोचो कोई रेंट ले ही नहीं रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो और याद करो अपना परक्विजिट्स का तकिया कलाम, एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय दैट विल बी सब्सट्रैक्टेड डिडक्टेड आउट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। वही तो मैं यहाँ करना है मेरे भाई, वही तो मैं यहाँ करना है। तो पहले आप इसमें क्या है, इसमें 2 ही स्टेप है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। स्टेप 1 में क्या है, कैलकुलेट नॉर्मल वैल्यू अकॉर्डिंग टू अबव चार्ट, कि जो हमने अभी ऊपर चार्ट देखा उसी तरह का वैल्यू आप कैलकुलेट करें। और उसके बाद में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, नाउ रिड्यूस द स्टेप 1 वैल्यू बाय द रेंट। रिड्यूस, ये क्या है, कह रहा है रिड्यूस द स्टेप 1 वैल्यू बाय द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉई इन दिस। समझ में आ गया बात? जो वैल्यू आप रिकवर कर रहे हो एम्प्लॉय से, उसको उसमें से क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, और उसके रिड्यूस करने के बाद में जो वैल्यू आती है, दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एंड दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। होप यू अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, सर एक चीज बताओ ना। हाँ बोलो ना बेटा। सर अगर एम्प्लॉयर, ये तो हाउस है, इस हाउस के अंदर ये खाली हाउस है, इसके अंदर कुछ फर्नीचर भी दे दे तो भी क्या वैल्यूएशन वैसे ही होगा क्या जैसे अभी है? गुड क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं। हाँ जी, गुड क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं बेटा जी। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि अगर फर्नीचर भी साथ में दे दिया तो क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, अगर फर्नीचर साथ में दिया होगा तो अगेन ये यहाँ पे 2 बातें हो सकती है। या तो वो फर्नीचर एम्प्लॉयर क्या करेगा, परचेज करके लाएगा, और वो परचेज फर्नीचर किसको दे देगा, वह परचेज फर्नीचर वो दे देगा किसको, अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए। मान लेते हैं कि यह एक घर है, इस घर में यह सोफा है, यह क्या है, सोफा है, ये सोफा लगा है साहब बाहर, ये बाहर सोफा लगा है। अरे मान ले यार, घर के बाहर सोफा लगा है, इसमें क्या हो गया, ये सोफा लगा है और इसमें घर भी दिया और साथ में फर्नीचर भी दिया। तो घर की वैल्यू अलग की जाएगी, इसकी वैल्यू यानी फर्नीचर की वैल्यू अलग की जाएगी, घर की वैल्यूएशन अलग की जाएगी, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, और उसमें से वही हमारा तकिया कलाम, यदि कुछ रिकवर किया है एम्प्लॉय से तो वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो आइए जरा चेक करते हैं। तो अगर फर्नीचर भी साथ में दिया है तो सपोज कीजिएगा वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, ऐसे एकोमोडेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्निश्ड एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं साहब, फर्निश्ड एकोमोडेशन बोलते हैं। कैसे होगा वो,
वो होगा आपका कैलकुलेट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट नॉर्मल वैल्यू। हाँ जी, आइए चेक करते हैं क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन कि जो हमने अनफर्निश्ड हाउस का कैलकुलेशन किया था ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन का, एज रेंट फ्री एकोमोडेशन सिचुएशन नंबर 1। अब ये जो हमने ऊपर ऊपर ये देखा था ना यार अपन ने, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। वॉट एवर द होटल में तो खैर फर्निचर की बात होती नहीं है, ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये वाला नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या है, ये अनफर्निश्ड घर का हमने कैलकुलेशन कर लिया। इसलिए देखो मैंने यहां पे आगे अनफर्निश्ड लिखा हुआ है, दिस इज अनफर्निश्ड, दिस इज अगेन अनफर्निश्ड। समझ में आ गई ये बात। तो अनफर्निश्ड हाउस का जैसे वैल्यूएशन करते हैं वैसे वैल्यूएशन कर लिया कि मान लो ये सिर्फ सिंपल ये घर दिया है, इस घर का जो अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन है मान लेते हैं साल का 2 लाख रुपया। अब हमें इसमें किसकी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यूएशन ऐड करनी पड़ेगी, फर्नीचर की वैल्यूएशन ऐड करनी पड़ेगी। अब फर्नीचर की वैल्यूएशन में देख लेते हैं फर्नीचर की वैल्यूएशन कैसे आएगी। अब नाउ फर्नीचर की इसमें क्या ऐड करेंगे हम, स्टेप 2 में ऐड वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अब देखिए फर्नीचर दो तरह से हो सकता है, या तो एम्प्लॉयर इस फर्नीचर को खरीदेगा, इस फर्नीचर को खरीदेगा और किसको देगा, एम्प्लॉय को देगा। और या फिर क्या होगा, ये फर्नीचर किराए पे लेके आएगा और अपने एम्प्लॉय को देगा। हाँ जी, फर्नीचर भी किराए पे मिलते हैं, फर्नीचर भी किराए पे मिलते हैं। तो अब देखें, इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, थोड़ा सा याद करना, तो कहां ये पॉइंट आया था, याद करो, याद करो बाबू, कहां पॉइंट आया था ये, यूज ऑफ फर्नीचर, एम्प्लॉयर्स फर्नीचर यूज्ड बाय द एम्प्लॉय। तो ऐसी कंडीशन में याद है मेरे भाई क्या था, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो यहां पर भी वही है, इफ अ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उसका वैल्यूएशन होगा 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर। समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर वो रेंट पे लाया है फर्नीचर, खुद रेंट पे लेके आया है, समझ में आ रही बात, एम्प्लॉयर ने वो फर्नीचर रेंट पे लेके आया, वो हायर पे लेके आया, तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा, हायर चार्जेस। क्या हो जाएगा बेटा जी, हायर चार्जेस। तो हायर चार्जेस को ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जितना ये है वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर, ये क्या है, वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर, ये वैल्यू ऑफ फर्नीचर नहीं, ये है वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर। अगर एम्प्लॉयर खुद खरीद के लेके आया है तो 10% पर एनम फॉर द 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, यानी एक तरह से एसएलएम मेथड हो गया। और दूसरा क्या आपका, अगर फर्नीचर किराए पे लाया हुआ है तो उसका जो किराया हायर चार्जेस जो पे किया, दैट इज हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। अच्छा जी, अब क्या होगा इन दोनों को, ये स्टेप 1 में हमने क्या किया, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन निकाला। स्टेप 2 में क्या किया कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में हमने ये वैल्यू फर्नीचर की वैल्यू को ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, ये फर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यूएशन आ गया। अब इसमें से अगर वही तकिया कलाम, अगर कुछ हमने रिकवर किया है, इफ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई देन इट विल बी डिडक्टेड, इफ एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉई इट विल बी डिडक्टेड, दिस विल बी डिडक्टेड एंड दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी, समझ में आ गया आपको ये बात। चलिए अब हम बात करें, अब देखिए सब जगह पे सैलरी आया, 10% ऑफ सैलरी आया, कहीं पे 7.5% ऑफ सैलरी आया, उसके बाद 15% ऑफ सैलरी आया, 24% ऑफ सैलरी आया, सब कुछ। ये सैलरी का मीनिंग क्या है यार, इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ सैलरी। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ सैलरी। अब मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या होगा, दैट इज देखते हैं। मीनिंग बहुत बड़ा मीनिंग है, बीसीसी तो आएगा ही, प्लस सीडी, बेसिक प्लस कमीशन प्लस, या बेसिक प्लस सीडीए प्लस बीबीसी का मतलब क्या हो गया, बेसिक प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस सीडीए। देखिए सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ये देखिए बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, सीडीए प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस।
ध्यान रहे यहां पे एक्सक्लूसिवली अलाउंसेस की बात की है, एक्सक्लूसिवली अलाउंसेस की बात की है, यहां पे परक्यूजिट्स की बात नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन ऑफ किसका आएगा, अलाउंसेस का आएगा। अगर कोई परक्यूजिट है तो उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। प्लस लीव सैलरी व्हेन एम्प्लॉय इज इन एम्प्लॉयमेंट। अभी लीव सैलरी क्या होती है, देखिए सपोज कीजिएगा आप कहीं पे जॉब करते हैं और वहां पे आपका 5 लाख रुपीस पर मंथ का पैकेज है, 5 लाख रुपीस पर मंथ का पैकेज है, आप वहां पे जॉब करते हैं। अच्छा, और संडे को हॉलीडे मिलता है, तो यानी 26 दिन का पगार आपको मिलता है और 4 दिन आप छुट्टी पे रहते हैं तो भी आपको उसका सैलरी नहीं कटता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी महीने का पगार आपका 5 लाख रुपया है बेटा, और उसमें 4 संडे छुट्टी मिलती है। अब आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि सुन बच्चा, सुनो बेटा, सुनो मेरे कर्महार, तुम अगर संडे को भी काम करोगे, हालांकि संडे तुम्हारी छुट्टी होती है, तो तुमको संडे को भी काम करना है, या तुम अगर संडे को भी काम करोगे, वो कुछ बोले उससे पहले, अरे संडे को कैसे काम करूंगा, संडे तो मेरी छुट्टी होती है, ये अरे सुन तो ले पहले पूरी बात। तुम अगर संडे को भी काम करोगे तो उसका मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, उसका मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। हाँ 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 सर, सब सही है। कितना पैसा, मैं तेरे को 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दूंगा। अगर तुम सारे संडे को काम करते हो तो उस महीने की सैलरी 5 लाख तो है ही है, एडिशनल 50,000 रुपया तुमको मैं एक्स्ट्रा दूंगा। 4 संडे का 50,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा तुमको। तुमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम इस महीने तुमने क्या किया, पूरे महीने काम पे गए, पूरे महीने जॉब पे गए, पूरे महीने कंपनी में गए, और तुमने संडे को भी काम किया, और एंड में तुम्हारे पास में तनख्वाह कितनी आई, 5 लाख प्लस 50,000। तो ये जो 50,000 मिले ना, ये आपने छुट्टी के दिन भी काम किया, छुट्टी के दिन भी काम किया और आपको ये सैलरी मिल गई, तो इसको बोलते हैं लीव सैलरी। इसको क्या बोलते हैं, लीव सैलरी। तो अगर ये लीव सैलरी मिलती है आपको, तो ये भी सैलरी में क्या होगा, इंक्लूड होगा, ये भी सैलरी में इंक्लूड होगा। ध्यान रहे, जितना लिखा उतना इंक्लूड करना है, बाकी इंक्लूड नहीं करना है। हाँ जी, कभी कभी होगा एडवांस सैलरी, कभी कभी क्या होगा आपका, एडवांस सैलरी इंक्लूड नहीं होगा, एरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड नहीं होगा, एनी परक्विजिट्स वैल्यूएशन इंक्लूड नहीं होगा, एनी परक्विजिट्स वैल्यूएशन इंक्लूड नहीं होगा। होप यू अंडरस्टूड। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिक प्लस बोनस, कमीशन, सीडीए, टैक्सेबल पोर्शन यानी अलाउंसेस और लीव सैलरी, बीबीसी तो है ही साथ में, बीबीसी तो है ही है, यानी बीबीसी के बाद में सीटीएल भी है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कहीं पे नोट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नोट करता हूँ देखिए, यस बीबीसी, हाँ जी, और सीटीएल, हाँ जी। सो बीबीसी का मतलब क्या हो गया, आप कोई भी लिखें, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन। सी का मतलब क्या हो गया, दैट इज सीडीए। टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब हो गया टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। और एल का मतलब क्या हो गया, ये हटा देते हैं, सीटीएल, बीबीसी सीटीएल, बीबीसी सीटीएल, इसका मतलब क्या है, बीबीसी सीटीएल। हाँ जी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ बताएं, सैलरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सैलरी का अब जिस पीरियड की यानी जिस पीरियड का आप परक्विजिट्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस पीरियड का आप परक्विजिट्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी पीरियड की सैलरी आपको लेनी है। जिस पीरियड का परक्विजिट्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी पीरियड की आपको क्या लेनी है, सैलरी लेनी है। होप यू अंडरस्टूड। अब सपोज कीजिएगा महीने, सपोज साल में 5 महीने, साल में आपको 5 महीने ये फैसिलिटी मिली। कितने महीने फैसिलिटी मिली, 5 महीने फैसिलिटी मिली। तो अब जो सैलरी भी लेंगे ना, वो 5 महीने की लेंगे। सिंपल है, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया यार, मैं तो बोला हूं ना, इसलिए मैंने कह दिया ये बात भी, ठीक है ना। तो सैलरी इज टू बी टेकन ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच हाउस इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एक और पॉइंट है, ये पॉइंट अभी सिर्फ लिख लेना, क्या बला है अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ में आया चीज। अब यार महत्वपूर्ण पॉइंट,
अब ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को मैं कल डिस्कस करूंगा, इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ पर्क्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और उसके बाद में एक बहुत सारा होमवर्क आपको मिलेगा, जो होमवर्क आपको करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमारा ये रेंट फ्री एकोमोडेशन अड़ रहा था। अब ये रेंट फ्री एकोमोडेशन हमने कर लिया। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन करने के बाद में हमारा काफी कुछ सॉल्यूशंस, हमारे काफी कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।